बच्चों, तो मैं हूं आप सभी की भूमिका मैम। इंग्लिश की पूरी तैयारी के लिए और किसी भी टॉपिक के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज से हमारा जेई का नया कोर्स स्टार्ट है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, और मे भी कुछ बच्चे आप में से मुझे जानते ही होंगे, है ना। सो आज से हमारा जेई का एक नया कोर्स स्टार्ट है। जैसे कि हमारे कोर्स की स्टार्टिंग है, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। आप लोग किसी के भी नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहे, खुद से जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स बनाएं। क्वेश्चंस को छोटे छोटे मेथड से, ओके, देखो फिजिकल में क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होगा जो छोटे मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी क्रैम मत करना चीजों को, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। अपने नोट्स बेटा खुद बनाना, बहुत ही अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। जो होमवर्क दिया जा रहा है बेटा, उस होमवर्क को बहुत ही जल्दी, बहुत टाइम पे खुद से करना, ठीक है। आपको पता है आपकी क्लासेस जैसी होगी, साथ साथ होमवर्क डिस्कशन की भी क्लासेस होगी, और उस होमवर्क डिस्कशन की क्लासेस में हम लोग जो आपको होमवर्क देंगे वो आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। काफी सारे मैं आपको क्वेश्चंस दिया करूंगी होमवर्क में। आज तो आपकी बेसिक सी क्लास है जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक सी बातें पढ़ेंगे कि भाई मोल्स क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। तो आपको बहुत ही अच्छे से होमवर्क को अटेम्प्ट करना है, जो क्लास में कराया जा रहा है उसको करना है, जो आपको वर्क बुक्स वगैरह मिलेगी जो ऐप पे अवेलेबल होगी वो करना है। देखो होमवर्क जो होगा वो भी आपका ऐप पे अवेलेबल रहेगा, जहां पे आपकी क्लास होती है वहीं पे एक होमवर्क की पीडीएफ आपको मिलेगी जिसको आपको करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ करना, ठीक है। जितना पढ़ा रही हो उतना अच्छे से समझना। कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि वो डाउट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप डाउट्स पूछेंगे वो सभी यहाँ पे डिस्कस होंगे, है ना। और क्योंकि सबसे पहला चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, जिसपे पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कई बार इसका यूज आ जाता है ना। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोगों को आना चाहिए, और कोशिश करना जितने मैक्सिमम इस चैप्टर के सवाल सॉल्व कर सकते हो उतने मैक्सिमम सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, आफ्टर दैट ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। डिफरेंट तरीकों से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, वो सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखती रहूंगी और मुझे पता भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें सबसे पहले बेटा हम लोगों को डिस्कस करना है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास, ठीक है। अब तो वैसे तो आप सभी को पता है ना, 9th-10th में बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है ना। सभी को पता है भाई, एक एटम का जो मास होता है वही तो होता है ना एटॉमिक मास, एक एटम का मास, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इस बारे में बात करूं कि ये आया कहां से, एटॉमिक मास जो है ये आया कहां से, या फिर एटॉमिक मास के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता होगी तो अभी पता चल जाएगी। क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई एक एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। सो प्रोटॉन का मास कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो लिख लो कॉपी में, ताकि अगर याद ना भी हो तो याद रहे कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे इनका यूज करेंगे हम लोग। और जैसे चैप्टर 2 जो आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें तो बहुत ही ज्यादा इनका यूज होता है। बट सबसे पहले आपको पता होगा कि एक एटम में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, राइट। सो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27
केजी। साथ ही साथ इसको अगर मैं ग्राम्स में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, राइट। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। और साथ ही साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका कितना होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी और 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, राइट। सो ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, क्योंकि ये 10 टू द पावर माइनस 31 है, ये 10 टू द पावर माइनस 27 है। सो आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हमारी क्लास में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, राइट। तो इसको लिख लो कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास की कहानी, राइट। तो देखिए, अब पहले के टाइम पे मतलब जब एटम्स के एटॉमिक मासेस के बारे में जान रहे थे तो उस टाइम पे कुछ बड़ी बड़ी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। लाइक जो अभी एटम बहुत छोटा होता है, आप सभी को पता है ना, बहुत ही छोटी चीज होती है एटम, ठीक है। फिर एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होती है ना। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, ठीक है, सो मेरे पास एक एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, राइट। सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई, उसमें उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, हम जनरली क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि उस टाइम पे ना कोई आज से जितनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस अवेलेबल ही नहीं थी जो प्रोटॉन का मास बता पाए, जो न्यूट्रॉन का मास बता पाए, है ना। तो उस टाइम पे क्या करते थे, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 kg है, 1 kg क्या है, कहां से आया 1 kg, है ना। सो ये 1 kg जो है बेसिकली उस टाइम पे क्या था, उन्होंने देखा कि एक एलॉय है जिसका उसका मास मेजर किया और देखा कि उसका जो वेट है ना उसको 1 kg एज अ रेफरेंस सेट कर दिया, ठीक है। उसका जो मास आया उसको उन्होंने 1 kg एज अ रेफरेंस सेट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, बाकी चीजों का मास मेजर करना शुरू किया और देखा कि उस एलॉय के जो मेरे पास वो जो सिलेंडर था उसके कंपैरिजन में वो कितना हैवी है ना। हो सकता है कि उसका वेट उसके 4 टाइम्स हो सकता है कि उसका वेट उसके 5 टाइम्स हो सकता है कि उसका वेट उसके 6 टाइम्स हो। सो अकॉर्डिंग उन्होंने मास बोल दिया कि भाई 4 kg होगा, 5 kg होगा या फिर 6 kg होगा, है ना। तो एक रेफरेंस सेट कर दिया जिसका मास दे दिया 1 kg और बोला कि इसके कंपैरिजन में हम इसका मास निकालेंगे, मतलब जितना टाइम्स इसका आएगा उसी को हम क्या करेंगे, उसका मास बता देंगे, ठीक है। सिमिलरली जब एक एटम का मास देख रहे थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं थे, तो उन्होंने एक रेफरेंस सेट कर दिया और उस रेफरेंस के कंपैरिजन में फिर मास बताने लगे, ठीक है। और वो रेफरेंस क्या था, वो रेफरेंस था बेटा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। वो रेफरेंस था 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसको रेफरेंस सेट कर दिया और इसके कंपैरेटिवली सबका मास निकालने लगे। जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि जो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है, ये आया 16 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये क्या आया 16 टाइम्स मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन का मास आ रहा है इस रेफरेंस के 16 टाइम्स आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने एक सोडियम एटम का मास देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम
एक सोडियम एटम का मास क्या होता है, वो होता है 23 टाइम्स 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, राइट। उन्होंने देखा कि सोडियम एटम का मास कितना है, 23 टाइम्स है, ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, इसके 16 टाइम्स है, ठीक है। अब वहां पे उस टाइम पे जो लोग थे वो इतना बड़ा बड़ा तो बार बार लिखेंगे नहीं, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो उन्होंने इस 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम को भी फर्दर डिफाइन कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये जो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम है, मास ऑफ वन कार्बन एटम है, इसको हम बोल देते हैं क्या, 1 AMU। क्या बोल देते हैं बेटा, 1 AMU या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको इन्होंने डिफाइन कर दिया क्या, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम में जो 16 टाइम था इसके, तो इसको इन्होंने डिफाइन कर दिया कि 1 AMU क्या है, ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो क्योंकि ये पूरा 1 AMU है तो ऑक्सीजन एटम का मास कितना आ गया, 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना आ गया, 16 AMU। एक सोडियम एटम का मास कितना आ गया, वो आ गया 23 AMU। ऐसे ही किसी भी एटम का मास निकालने के लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और वो स्टैंडर्ड था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब कि एक कार्बन एटम के मास का 1/12, ठीक है। अब ये 1 AMU क्या है, आइए जरा समझते हैं। देखो, हमने बोला कि 1 AMU है, 1 AMU क्या है, एक कार्बन एटम के मास का 1/12, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर एक डिवाइस आई, उस डिवाइस से उन्होंने पता लगा लिया कि एक कार्बन एटम का मास क्या है। तो देखा गया कि जो मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है, मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है, वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। फिर उस टाइम पे एक डिवाइस वगैरह आई, लाइक स्पेक्ट्रोमीटर आया, तो देखा गया कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना। अब 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है 1/12 ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसका 1/12 लिया, फिर यहां से सॉल्व करके जो 1 AMU की वैल्यू आई वो आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल। किसके इक्वल आई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल आई, ठीक है। तो यहां से एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आ गई और वो कितनी आई, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैं सिर्फ इतनी सी बात बेटा आपको बोल रही हूं कि एटॉमिक मासेस को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया और वो स्टैंडर्ड था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। जैसे कि ऑक्सीजन एटम का मास देखा गया कि वो 16 टाइम्स था, है ना, तो उसको लिख दिया क्या, और इस पूरे को हमने बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ऑक्सीजन एटम का मास हो गया 16 AMU, ठीक है। अभी निकाल के भी दिखाऊंगी कैसे। ऐसे ही सोडियम एटम के मास को बोला गया कि ये 23 टाइम्स है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो ये कितना हो गया, 23 AMU हो गया, राइट। तो इस तरीके से उस टाइम पे जब भी किसी भी एटम का हमें मास डिटरमाइन करना होता था ना, हम क्या करते थे, इसके रिस्पेक्ट में बता देते थे और फिर उसी तरीके से उसके एटम को डिफाइन कर देते थे, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां से मैंने 1 AMU निकाल लिया और कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूं, मैं ये बोलूं कि बेटा अगर मेरे पास कार्बन एटम है, ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6 होता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना, राइट। सो इस कार्बन एटम के अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो एक बारी। मैंने बोला कि कार्बन एटम क्या है, कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो कार्बन एटम का अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 6 प्रोटॉन है,
6 न्यूट्रॉन है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास, 6 प्रोटॉन थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन थे तो एक न्यूट्रॉन के मास को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बट हमें पता है क्या कि जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। अभी हमने देखा ना कि इट इज प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, तो ये क्या हो गया, अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, इंटू में 12, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसलिए मैंने एक कॉमन लेके फिर इसको 12 बना दिया और मैंने इसको लिख दिया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, इतना है। और एटॉमिक मास क्या होता है, एक कार्बन एटम का मास, यानी कि मास ऑफ वन कार्बन एटम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर मैं 12 को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। और बेटा ये किसके इक्वल था, 1 AMU के इक्वल था। सो यानी कि 1 AMU क्या आ गया, मास 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो 1 AMU मेरे पास कितना आ गया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 AMU क्या होता है, 1 AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब किसी भी एटम का उस टाइम पे जो मास डिफाइन किया गया वो इस AMU के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 1 AMU के 16 टाइम्स था, तो बोला गया कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU। सिमिलरली मेरे पास सोडियम के एक एटम का मास 1 AMU के 23 टाइम्स था, तो इसलिए बोला गया वो कितना है 23 AMU है। ठीक है, जल्दी से बताइए अब किस किस को कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से बता दीजिए। जो बोल रहे हैं कि मैम रिपीट कर दो, समझ नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए कि कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है। सिंपल सी कहानी है कि उस टाइम पे कुछ था नहीं मेजर करने के लिए, तो जैसे हम लोग मास मेजर करने के लिए केजी को स्टैंडर्ड रख देते थे, वैसे ही हमने एक एटम का मास मेजर करने के लिए हमने इसको स्टैंडर्ड रख दिया 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, और उसको हमने बोला, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम का मास कितना आया 16 AMU, एक सोडियम एटम का मास कितना आया 23 AMU, है ना। और मास ऑफ एक कार्बन एटम फिर हमने निकाल लिया, एक कार्बन एटम का मास कितना था 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, तो वहां से हमने 1 AMU की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए एक पोल करा देते हैं, उससे जल्दी से पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को क्लियर हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो बेटा प्लीज थोड़ा सा कमेंट्स में बता दो कौन सा वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। सिंपल सी कहानी, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पहले भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे एक पोल आएगा, आंसर कर देना। और बेटा छोटी सी बात की ऐप को अपडेट करके रखो, तभी आपकी स्क्रीन पे पोल आएगा कि समझ में आया या फिर नहीं। चलिए जिन बच्चों को समझ नहीं आया प्लीज बेटा एक बारी बता दीजिए, कौन से कितने बच्चों को समझ में नहीं आया।
जल्दी से बेटा बता दीजिए, क्या समझ में नहीं आया आपको, कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये कितना होता है 1 AMU, तो मैं लिख सकती हूँ एक कार्बन एटम का मास हो गया 12 AMU। बस सिंपल सी कहानी है एक। अभी सवाल तो मैंने कराई नहीं, बहुत इजी सवाल, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा, जो बोल रहे हैं कि रिपीट कर दो प्लीज एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में कौन से वाला पॉइंट रिपीट करना है। हिंदी मीडियम, ओके बेटा, ये तो इंग्लिश मीडियम की क्लास है ना आपके पास, हिंदी मीडियम की क्लास नहीं है ये। चलिए, तो इसी तरीके से किसी भी एटम का हम लोग एटॉमिक मास लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके आपको एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिख लो कॉपी में, क्योंकि आगे हम मोलर मासेस निकालेंगे। आगे ना, वेरी गुड, ओके। आगे देखो बेटा, हम लोग मोलर मासेस निकालेंगे, तो वहां पे हमें ना उनके एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो आपको याद होने चाहिए। तो जिन जिन के याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मोलर मास नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। हीलियम का मास कितना होता है बेटा 4 होता है। आगे जाके आपको ये मतलब एटलीस्ट देखो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, तो आपको कुछ कुछ के याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ के आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का मास होता है आपके पास 7 के आसपास। बेरिलियम का जो मास होता है बेटा वो होता है 9 के आसपास। कार्बन का मास होता है बेटा 12, नाइट्रोजन का मास होता है बेटा 14, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16। ये सारे मासेस आप लोगों को याद होने चाहिए। फ्लोरीन का मास होता है बेटा 19 और नियॉन का जो मास होता है वो होता है बेटा 20। आफ्टर दैट जो आपके पास सोडियम का मास होता है वो होता है 23। मैग्नीशियम का मास होता है बेटा 24। एल्यूमिनियम का मास होता है 27, राइट। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27 होता है। एल्यूमिनियम के बाद आपके पास फास्फोरस का मास होता है 31। क्लोरीन का मास होता है 35.5। अब एक चीज याद रखना, आगे जाके बेटा एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। आपको इसका मास डेसिमल में क्यों दिख रहा है? कहीं भी किसी भी एटम का मास आपको ऐसे डेसिमल में दिखे ना, उसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट ना अपने आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइसोटॉप्स पढ़े होंगे, है ना? ये एलिमेंट अपने आइसोटॉप्स की फॉर्म में, जैसे Cl35 भी होता है और Cl37 भी होता है, राइट। सो डेसिमल में एटॉमिक मास कब आता है? जब वो अपने आइसोटॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्लोरीन का मास कितना आया 35.5। ऐसे ही पोटेशियम का मास कितना आता है बेटा 39 के इक्वल आता है। सिमिलरली कैल्शियम का मास कितना आता है 40 के इक्वल आता है। कैल्शियम का मोलर मास आता है आपके पास 40 के इक्वल। तो याद रखना है, ऐसे ही कहीं पे भी आपको एटॉमिक मासेस डेसिमल में दिखे, दैट मींस वो चीज अपने आइसोटॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली क्रोमियम का मास होता है आपके पास 52, मैग्नीज का मास होता है 55 एंड आयरन का मास होता है बेटा 56 के इक्वल। कोबाल्ट का मास होता है 58.9 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है 58.9 के इक्वल होता है। सिमिलरली कॉपर का मास होता है 63.5, कॉपर का होता है 63.5। तो एटलीस्ट इन मेन एलिमेंट्स के आपको मासेस पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जिंक का मास होता है बेटा 65, ब्रोमीन का मास होता है बेटा 80, ब्रोमीन का होता है 80। सिल्वर का होता है बेटा 108, सिल्वर का होता है 108। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रही हूं ताकि आप लोगों को भी ये याद रहे, है ना, और आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सको। ठीक है, मरकरी का होता है आपके पास 200, मरकरी का होता है 200 और लेड का होता है आपके पास 207 के पास। ठीक है, तो इस तरीके से एटलीस्ट जो मेन एलिमेंट्स है ना उनका मासेस याद रखिए, ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं, देखो हमने एटॉमिक मास समझ लिया। हाँ जी बेटा, ये ग्राम्स में होता है, अभी आऊंगी, है ना, अभी आऊंगी उस बात पे भी कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, याद रखिए जनरली ये ग्राम्स में ही होते हैं हमारे। ठीक है, अभी मैंने समझाया नहीं है ना, ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो सब समझाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया ना, वैसे ही हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है,
अब रिलेटिव नाम से ही पता लग रहा है भाई किसी के रिलेटिव है ना, किसी के रिलेटिव में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है कि उस एलिमेंट का मास, उस एलिमेंट का जो मास है, जैसे एक एटम का ऑक्सीजन का मास हो गया 16 AMU, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, राइट। अब आपको पता है, जल्दी से बताओ मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में, ये किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताइए मुझे, किसके इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, बताओ किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ। अभी क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, जल्दी से बताइए किसके इक्वल होता है बेटा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम किसके इक्वल होता है, अभी तो बताया था मैंने कि बेटा ये 1 AMU के इक्वल होता है, 1/12 ऑफ वन मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू, यस वेरी गुड, 1 AMU, है ना। सो देखो, अगर ऑक्सीजन की अगर मैं सपोज यहाँ पे बात करूं, ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 AMU और 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होता है 1 AMU, यानी कि ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो कितना हो जाएगा, AMU से AMU कैंसिल, वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या देखने को पता लगा कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन एटम गिवन है, ऑक्सीजन एटम के बारे में अगर लिखा हुआ है कि भाई इसका मास 16 AMU है और एक जगह लिखा हुआ है कि ये 16 है, तो ये जो 16 होगा ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, और ये जो 16 AMU होगा ये इसका एटॉमिक मास होगा। तो अगर सिर्फ 16 लिखा हुआ है दैट मींस इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, तो इसकी यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो 16 होगा ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ 16 लिखा हुआ है तो रिलेटिव, ऐसे ही सिंपल अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम के अंदर अगर 23 लिखा हुआ है और 23 AMU लिखा हुआ है तो 23 क्या हो जाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास और 23 AMU क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास, राइट। 23 AMU क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला टॉपिक हमने एटॉमिक मासेस भी समझ लिए। नेक्स्ट है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी उसके एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके सारे एटम्स का एटॉमिक मासेस का सम हम लोग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिंपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, अब वाटर में क्या प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस एटॉमिक मास, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं ना तो उसके एटॉमिक मासेस का जो सम होगा, प्लस ऑक्सीजन एटम एक ही है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 AMU, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 AMU, तो 2 इंटू 1 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 AMU, 16 AMU, दैट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना आ जाएगा 18 AMU आ जाएगा, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना आ जाएगा 18 AMU आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखो वही अगर मैं वाटर के लिए एक जगह मैं लिख रही हूं 18 AMU और एक जगह मैं लिख रही हूं 18,
तो ये 18 AMU तो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास है, राइट। अब मुझे बताओ ये 18 क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए कि ये 18 क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर ये 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है तो 18 क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा 18, बताइए मुझे जल्दी से। अगर 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है तो 18 क्या होगा, वहां पे हम लोग डिफाइन करते रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर है सो इट विल बी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। सो ये 18 क्या हो गया, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और 18 AMU क्या हो गया, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूल है बेटा, मॉलिक्यूल के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। एटम था तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे थे, ठीक है, एटम था तो उस एटम हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहे थे, बट मॉलिक्यूल है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे एटॉमिक AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, बट ये एटम तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए फिर इस AMU को AMU ना बोल के हमने इस AMU को म्यू बोलना शुरू कर दिया, वेयर दिस म्यू इज यूनिफाइड मास, ठीक है। अब क्योंकि एटम के लिए तो बोल नहीं सकते ना एटॉमिक मास यूनिट, तो इसलिए हम लोगों ने म्यू बोलना शुरू कर दिया, वेयर म्यू इज यूनिफाइड मास। और ये जो म्यू था ये सबके लिए वैलिड था, चाहे तुम एटम्स लो चाहे तुम मॉलिक्यूल्स लो, कुछ भी लो, सबके लिए ये वैलिड था। सो मॉलिक्यूलर मास इज 18 म्यू, 18 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब हम लोग AMU ना लिख के हम म्यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए एक सवाल, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करिए और बताइए कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ कितना होगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कैलकुलेट करो फर्स्ट पार्ट। सेकंड आपको करना है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, राइट। थर्ड आपको करना है C12H22O11 यानी कि शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। फिर आपको कैलकुलेट करना है C6H12O6 यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए, बहुत ही सिंपल है, सबके एटॉमिक मासेस का सम करते जाओ आ जाएगा। जल्दी से बताइए कितना होगा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट कीजिए। 2 हाइड्रोजन का मास प्लस सल्फर का मास प्लस 4 ऑक्सीजन का मास, सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल। जी बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला जो है H2SO4, 2 हाइड्रोजन का मास विच इज 2 AMU प्लस सल्फर का मास, सल्फर का होता है 32 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16, सो 4 into 16 दैट मीन्स 64, सो 64 प्लस 32 प्लस 2, सो ये आएगा हमारे पास 98 AMU, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा 98 AMU, वेरी गुड। सेकेंड वाला पार्ट बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से सेकेंड वाला पार्ट बताइए बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, गलती मत करना। ओके कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं, देखो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 into 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो 16 into 3 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100, सो ये आ जाएगा 100 म्यू। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 195.5, कैसे आया बेटा 100 आएगा ना, कैल्शियम का 40 होता है, 12 कार्बन का एंड देन 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 into 3 सो इट विल बी 100 म्यू, राइट। अब C12H22O11, तो बेटा 12, एक कार्बन का 12 होता है,
12 ही कार्बन है तो 12 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सो प्लस 22 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 11। शुगर का मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा 342 म्यू के इक्वल। एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर का मॉलिक्यूलर मास होगा कितना 342 म्यू के इक्वल। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। और देखो जैसे जैसे इसको हम सवालों में यूज करेंगे ना आपको याद होते जाएंगे सबके कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, या फिर शुगर का 342 होता है, या फिर ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का कितना निकाला है जल्दी से बताइए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, ग्लूकोज का बताइए जल्दी से। इसके लिए म्यू लिखा करो बेटा, एएमयू मत लिखा करो, यूनिफाइड मास। अब हम लोग यूनिफाइड मास लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट जनरली अब हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो ग्लूकोज का बताइए कितना कैलकुलेट किया है। यस वेरी गुड, इट्स 186 इंटू 12। एक कार्बन का 12 तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 6। इसका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 म्यू। तो हमारे पास ग्लूकोज का कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, इट विल बी इक्वल टू 180। 186 नहीं आएगा बेटा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। हाँ देखो कह तो रही हूँ पहले से कुछ याद होंगे, कुछ और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद होते जाएंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, देन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि मोलर मास क्या होता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मोलर मास क्या होता है। अब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई एक मोल का मास है ना, एक मोल का मास। मोलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल। अब भाई ये एक मोल क्या है, ठीक है। अब जैसे जब हम लोग बनानास खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि 1 डोजन बनानास दे दो, 1 दर्जन केले दे दो। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है कि उसमें 12 केले होते हैं, है ना। 1 दर्जन का मतलब यही होता है ना कि उसमें 12 है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करना है तो उसके लिए जनरली हम लोग मोल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 1 डोजन का मतलब है 12, उसमें 12 केले भी हो सकते हैं। 1 डोजन साइकिल बोलेंगे तो भी उसमें 12 ही होंगे ना, है ना। ऐसे ही 1 मोल के अंदर 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 मोल पार्टिकल्स मतलब ये एटम्स भी हो सकते हैं बेटा, ये आयंस भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैंने बोला कि 1 मोल के अंदर ना 6.022 इन 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अब जैसे मैंने 1 मोल सोडियम एटम लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया 1 मोल सोडियम एटम लिया, ठीक है। 1 मोल सोडियम एटम के अंदर इतने एटम्स होंगे सोडियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम बोल रहे हैं कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर आयंस की बात करें तो उसमें इतने आयंस होंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, इसको हम बोलते हैं क्या, अवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं, अवोगैड्रोस नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं Na से, कैपिटल N और नीचे हम लोग A लिखते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे 1 डोजन का मतलब 12 होता है ना, वैसे 1 मोल का मतलब सिंपल सी बात है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। अगर मैं 1 मोल सोडियम एटम की बात करूंगी तो उसमें 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। अगर मैं आयंस की बात करूंगी तो उसमें इतने आयंस होंगे, ठीक है। 23 नो बेटा 23 प्लस में है 6.022 इंटू 10 टू द पावर सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मेरे से, दिस इज 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। हाँ बेटा आपको नोट्स मिलेंगे, जो मैं लिख रही हूँ ना वो वाले नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब इसको मैंने बोला कि इसको हम अवोगैड्रो नंबर के इक्वल बोलते हैं। देखो अब हम बात कर रहे थे किसकी, मोलर मास की। मोलर मास क्या था, 1 मोल का मास है ना। अब मोलर मास क्या होगा, देखो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास है ना।
अब एक मोल में कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स है। यानी कि अगर मैं एक यूनिट के मास को Na से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, एक यूनिट के मास को इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मोलर मास आ जाएगा। ये बात तो मान लोगे ना, क्योंकि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स है ना, एक पार्टिकल के मास को इतने से मल्टीप्लाई कर दो, एक मोल का मास आ जाएगा, यानी कि उसका मोलर मास आ जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है ना, यानी कि उसका मोलर मास आ जाएगा। सो व्हाट इज मोलर मास? एक मोल का मास। एक मोल में Na पार्टिकल्स है, सो मास ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय Na, जितने पार्टिकल्स है उसको एक यूनिट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा उसका मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, मेरे पास मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास, उसको हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, यानी कि उसका मोलर मास आ जाएगा। अब एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना था? 16 AMU, और Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। ये कितना था? 16 AMU, एक ऑक्सीजन एटम का मास, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। अब देखो एक AMU कितना होता है? एक AMU हमें पता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स, है ना। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, 1.66 और 6.022 को अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 के इक्वल आएगा, अप्रोक्सीमेटली 9.99 समथिंग आएगा, तो हम 10 ही मान लेंगे। तो 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के इक्वल आएगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -24, यानी कि 10 टू द पावर -23, और ये वाला 10 टू द पावर 23 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि जब मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ? 16, और 1 ग्राम था तो उसका मोलर मास हो गया 16 ग्राम्स। उसका मोलर मास क्या हो गया? 16 ग्राम। मतलब हमने क्या किया है, हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास मतलब उसका एक एटम का मास, वो कितना था? 16 AMU। मोलर मास लिखने के लिए हम लोगों ने बस AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दिया, सिंपल। क्यों किया? क्योंकि जब हमने Na से देखो मोलर मास क्या है? Na एटम का मास। जब हमने एक AMU को Na से मल्टीप्लाई किया तो 1 के इक्वल आ गया, तो इसी वजह से मोलर मास कितना आ गया? 16 ग्राम्स। एटॉमिक मास कितना था? 16 AMU। यानी कि एटॉमिक मास से मोलर मास लिखने के लिए बस AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दो, उसका मोलर मास आ जाएगा, है ना। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू थी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है ना। अब ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ये कितना होता है? 1 AMU, और ये कितना होता है? अवोगाड्रो नंबर। सो 1 AMU इंटू अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1। यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्या निकल के आया कि 1 AMU कितना होता है? 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। यहां से मेरे पास एक नया रिलेशन निकल के आया। हमें कुछ नहीं करना, ग्राम को बस रिप्लेस कर देना है किससे? AMU को बस रिप्लेस कर देना है किससे? ग्राम से। अगर हमें मोलर मास लिखना है तो, है ना, अगर हमें मोलर मास लिखना है तो जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ भी नहीं किया, मोलर मास होता है 1 मोल का मास, है ना। 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, तो मैंने एक एटम के मास को Na से मल्टीप्लाई कर दिया,
मेरे पास उसका मोलर मास आ गया और वो कितना आया, 16 ग्राम्स के इक्वल आया। सिंपल। एटॉमिक मास कितना था, 16 AMU, है ना। एटॉमिक मास कितना था, 16 AMU। AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर है, क्लियर है या रिपीट करूं? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है या किसी को कोई डाउट? अगर क्लियर हो तो थम्स अप दिखा दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि मैम क्लियर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 AMU 1/NA के इक्वल आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा था ना। जल्दी से थम्स अप दिखा दो अगर क्लियर है तो बेटा कमेंट सेक्शन में सबको। चलिए ओके, वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना। सिमिलरली बेटा देखिए, सिमिलरली देखिए, अगर मेरे पास मुझे मोलर मास ऑफ सोडियम एटम लिखना हो, अगर मेरे पास मोलर मास ऑफ सोडियम लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 सोडियम विच इज 23 AMU मल्टीप्लाइड बाय अवोगैड्रो नंबर। अब ये तो 1 ही होता है, यानी कि सोडियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 ग्राम्स, है ना। दे रही हूं एक और एग्जांपल दे दिया कि सोडियम का मोलर मास कितना होगा, 23 ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना था, 23 AMU, यानी कि बस AMU को हमने ग्राम से रिप्लेस कर दिया तो क्या आ गया, उसका मोलर मास आ गया। क्या आ गया, उसका मोलर मास आ गया। फिर से वही बात, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है 16 AMU और लिखा है 16 ग्राम्स, है ना। ये 16 AMU क्या है, उसका एटॉमिक मास है। 16 AMU क्या है, उसका एटॉमिक मास है। 16 क्या है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। एंड 16 ग्राम क्या है, उसका मोलर मास है। क्या है बेटा, मोलर मास है ना। तो तीनों चीजें अगर लिखी हुई आए तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि 16 क्या है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, 16 AMU है उसका एटॉमिक मास, एंड 16 ग्राम्स है उसका मोलर मास। क्या है बेटा, उसका मोलर मास। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जरा, यहाँ पे एक और टर्म निकल के आती है, यहाँ पे एक और टर्म निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। जनरली ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, देखो यहाँ पे एक और टर्म निकल के आती है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 16 AMU। एटॉमिक मास क्या है, 16 AMU। ठीक है, और मॉलिक्यूलर और मोलर मास क्या है, 16 ग्राम्स, है ना। तो जब मैंने इस एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो वो कितना बन गया, 16 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। 16 AMU को मैंने 16 ग्राम बोल दिया, यानी कि मैंने क्या किया, इसको AMU की जगह ग्राम लिख दिया, है ना। तो सिंपल सी बात है, द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। या फिर हम बोलते हैं कि 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, ये होता है द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी कि जो 16 ग्राम है ना, इसका मोलर मास भी है, इसका ग्राम एटॉमिक मास भी है। और 1 ग्राम एटम में, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन में कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, सो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज ग्राम एटॉमिक मास। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम होगा। सिंपल सी बात है। या फिर ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा। उसका मोलर मास कितना होगा, 16 ग्राम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक ही बात है, एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दो तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत जगह सवालों में आपको लिखा हुआ ये मिलेगा। ठीक है बेटा शुभम, आपको क्या समझ में नहीं आया प्लीज बता दीजिए एक बारी मुझे, क्या कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए। अगर बाकी क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो जल्दी से। यहां तक का क्लियर है बेटा तो जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए। फिर चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे। क्लियर है, बाकी सबको क्लियर है, जल्दी से थम्स अप दिखा दो कमेंट सेक्शन में। ओके वेरी गुड, है ना। तो देखा हमने कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास, बेटा आपकी ये जो क्लास है ये अराउंड 7:15 तक चलेगी। ठीक है,
7:15 तक ये आपकी क्लास चलेगी। ओके, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा ना कि आपको कौन सा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। चलिए अगला है मेरे पास, जैसे हमने देखा एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास, ऐसे ही देखो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, या फिर वाटर का मोलर मास कितना होगा, ठीक है, वाटर का मोलर मास कितना होगा, ठीक है। तो देखो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, है ना, यानी कि इसके 1 मोल में Na वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके 1 मोल में Na वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 म्यू, Na का कितना हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो मुझे पता है 1 के इक्वल ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम्स आ जाएगा। सिंपल, कितना आ जाएगा 18 ग्राम्स आ जाएगा, यानी कि वहां पे भी हम लोग म्यू की जगह बस रिप्लेस करके ग्राम्स लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, म्यू की जगह हम लोग ग्राम्स लगा देते हैं तो बन जाता है उसका मोलर मास। क्या बन जाता है उसका, मोलर मास बन जाता है। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो, है ना। अब इस मोलर मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर, जैसे वहां पे एटम के मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे थे ना, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट इज द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दे तो उसको बोलेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होगा, वो होगा 18 ग्राम। सिंपल, तो सेम ही फंडे हैं सारे के सारे, है ना, सेम ही फंडे हैं सारे के सारे, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया, देन आगे चलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। जल्दी से बताइए बच्चे, इतना समझ में आ गया सभी को, देन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने देखा कि भाई मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम के लिए हम लोग एटॉमिक मास बताते हैं, है ना। सिमिलरली फॉर्मूला मास नाम की भी एक चीज होती है, क्या होता है, फॉर्मूला मास। अब देखो फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे हमारे ना कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि NaCl, NaNO3, KNO3, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि NaCl Na+ और Cl- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, KNO3 K+ और NO3- की फॉर्म में भी। और इनका स्ट्रक्चर ये इतने सिंपल नहीं होते, इनका पूरा बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना, 3 डायमेंशन में, कि एक Na+ के चारों ओर 6 Cl- होंगे, एक Cl- के चारों ओर 6 Na+ होंगे, इस तरीके से इनका बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि सच एज NaCl, KNO3, NaNO3, ठीक है, NaCl, KNO3, NaNO3, इन सभी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फॉर्मूला मास। एटॉमिक मास ना बोल के, मॉलिक्यूलर मास ना बोल के, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मास। एंड व्हाट इज फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, यानी कि जैसे मेरे पास NaCl में क्या प्रेजेंट है, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा 23, और क्लोरीन का कितना होगा 35.5, ये कितना हो जाएगा 58.5। तो इसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 58.5 म्यू।
ठीक है, यानी कि इनके फॉर्मूला में जो भी एटम प्रेजेंट है उनके मासेस का सम कर दो तो बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, फॉर्मूला मास क्यों बोला? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत बड़ा सा इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताओ इसका ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? जल्दी से मुझे बताइए कि बेटा NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए कि NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कितना होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका। अगर फॉर्मूला मास हमारे पास 58.5 म्यू है, कितना होगा बेटा? जल्दी बताओ। ओके, यस, वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना, म्यू की जगह ग्राम लगा दो बस, तो क्या हो जाएगा? 58.5 grams. The formula mass expressed in grams, it's gram formula mass, है ना? सिंपल सी बात है, यही तो सीखा है हम लोगों ने अभी पूरे लेक्चर में, है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक मोल क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, जिसमें हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मोल उसमें Na पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक मोल कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम, यानी कि एक मोल कार्बन एटम में कितने क्या होंगे? इसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 6.022 इन 10 to the power 23 कार्बन के एटम्स होंगे। अगर मैं इसमें बोलूं एक मोल वाटर मॉलिक्यूल, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो बेटा इसमें क्या होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं एक मोल NaCl बोलूं तो इसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। फॉर्मूला यूनिट्स मतलब कि इसके आयंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक मोल में हमारे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैसे हम लोग डिफरेंट तरीकों से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग 3 तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर मेरे पास किसी भी चीज का मास गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी चीज के नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो उससे हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी चीज का किसी भी कोई गैस है उसका वॉल्यूम गिवन हो तो हम उससे कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मास से कैलकुलेट करना, क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कि हम नंबर ऑफ मोल्स मास से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे वो फॉर्मूला आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। 16 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। और ये 16 ग्राम क्या है बेटा? इसका मोलर मास है। 16 ग्राम क्या है? इसका मोलर मास है। ठीक है, अच्छा ये ऑक्सीजन ना हो, है ना, सपोज सोडियम हो तो उसके लिए 23 होगा उसका मोलर मास। सपोज मेरे पास नाइट्रोजन हो, उसके लिए 14 होगा उसका मोलर मास, है ना। तो अगर कोई भी रैंडम एटम है उसके लिए उसका मोलर मास n ग्राम है तो वो n ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा, है ना। ये n ग्राम क्या है? उसका मोलर मास। अगर मेरे पास कोई भी एटम है, सोडियम के लिए 23 होगा और मेरे पास सोडियम के लिए 23 होगा और उसी के साथ साथ मेरे पास नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए तो उसके लिए 32 होगा। तो सपोज मैंने मान लिया कोई भी रैंडम एटम, उसके लिए n ग्राम उसका मोलर मास है ना। और n ग्राम मोलर मास 1 मोल के इक्वल होता है, यानी कि उसका n ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि उसका जो 1 ग्राम होगा वो 1/n मोल्स के इक्वल होगा, क्योंकि मोलर मास तो 1 मोल के इक्वल होता है, 16 ग्राम 1 मोल के इक्वल होगा ना।
अब सपोज कोई भी हमें मास दे रखा है रैंडम, सपोज W ग्राम मेरे पास मास है, तो उसका W ग्राम कितने मोल्स के इक्वल होगा? W बाय N मोल्स के इक्वल होगा। ठीक है, W बाय N मोल्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे W क्या है? उसका कोई भी मास जो मुझे गिवन है। ठीक है, N क्या था उसका? मोलर मास। तो उसके किसी भी पर्टिकुलर मास में कितने मोल्स होंगे? उसका जितना मास गिवन होगा डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, तो उसके मोल्स आ जाएंगे। यही से भी एक फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, और वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जितने मास में हमें उसके मोल्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैसे आया ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। सपोज उसका मोलर मास है n ग्राम, और मोलर मास किसके इक्वल होता है? एक मोल के। एक मोल का मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन ही तो होता है। ऐसे कोई भी रैंडम एटम है, उसका मोलर मास n ग्राम है, तो उसका एक मोल n ग्राम मोलर मास के इक्वल होगा, है ना। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन n मोल्स के इक्वल होगा, है ना। तो W ग्राम कोई रैंडम मास दे दिया, वो कितने मोल्स के इक्वल होगा? W बाय n मोल्स के इक्वल होगा। तो उस एटम का कोई भी पर्टिकुलर मास कितने मोल्स के इक्वल होगा? वो गिवन मास, जितना उसका गिवन मास है बाय उसका मोलर मास कर देंगे, आ जाएंगे क्या? उसके नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स का एक पहला फॉर्मूला निकाला कि अगर किसी भी चीज का मेरे पास कोई मास गिवन है, कोई गिवन मास है, मैं उसके गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? उसके मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, यानी कि देखो, अगर मेरे पास मास गिवन है, मुझे मोल्स निकालने हैं, मास गिवन है, मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी? मास से मोल्स निकालने के लिए उसको मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी। अगर मेरे पास मास गिवन है, उससे मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मास से मोल्स निकालने के लिए मैं उसको मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मुझे मोल्स से मास निकालने हैं, मोल्स से मास निकालना है, तो मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी कि डिवाइड करूंगी? जल्दी से बताइए। देखो, मास से मोल्स निकालने थे तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया, है ना। अब तुम्हें मोल्स गिवन है, तुम्हें मास निकालना है, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी से बताइए। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है ना। ये निकालना है, अब आपको ये गिवन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, है ना। सो अगर आपको मास से मोल्स निकालने हो तो आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, और मोल से मास कर निकालने हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब जरा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और निकाल के देखते हैं। पहला सवाल, अगर मेरे पास 9.8 ग्राम H2SO4 है, मुझे बताना है कि इस H2SO4 के कितने मोल्स है। तो कैसे निकालेंगे? मोल्स क्या हो जाएगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 9.8 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम। अभी निकाला था ना हम लोगों ने, 98 ग्राम। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.1 मोल्स आ जाएंगे। सिंपल। कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.1 मोल्स आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, बताइए कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? अगर आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? जल्दी से बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने होंगे? गिवन मास कितना है? 100। मोलर मास भी कितना होता है? 100। यानी कि कितने मोल्स है? 1 मोल्स है। सिंपल सी बात है ना। कितने मोल्स है बेटा? 1 मोल्स है। क्लियर सभी को, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तीसरा सवाल, अगर आपके पास 3.42 ग्राम शुगर है C12H22O11, बताना है कि उसके कितने मोल्स होंगे। तो कितने मोल्स होंगे इसके? 3.42 ग्राम शुगर के कितने मोल्स होंगे बेटा? इसके 3.42 ग्राम शुगर के
ओके देखो, गिवन मास कितना है 3.42, मोलर मास कितना है 342। भाई सिंपल है, डिवाइड ही तो करना है। यहां से 2 डेसिमल हटाओगे नीचे 100 चला जाएगा, ये कैंसिल, 1/100 कितना होता है 0.01। कितने मोल्स आ गए 0.01, है ना। गिवन मास कितना था 3.42, मोलर मास कितना था 342, दोनों को डिवाइड किया, कितने मोल्स आ गए 0.01। ठीक है, अब एक और पॉइंट अपनी कॉपी में बॉक्स बना के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जैसे ग्राम एटॉमिक मास था मोलर मास, वैसे ही यहां पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ आ जाए ना कि भाई इतने ग्राम एटम है, 4 ग्राम एटम है, मतलब कि उसके 4 मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं। और सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ, अगर एटम है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, और अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स उसके मोल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको बोल दे कि भाई 5 ग्राम मॉलिक्यूल है SO2 के, 5 ग्राम मॉलिक्यूल है SO2 के, मतलब कि बताओ SO2 के कितने मोल्स है, जल्दी से बताइए। अगर उसने बोल दिया कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल है SO2 के, यानी कि SO2 के मोल्स कितने हैं, जल्दी से बताइए मुझे, कितने मोल्स है SO2 के। अगर उसने बोल दिया कि भाई 5 ग्राम मॉलिक्यूल है SO2 के, तो कितने मोल्स है SO2 के। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल, और एटम के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। यस, अगर 5 ग्राम मॉलिक्यूल है SO2 के तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा 5 के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स मेरे पास SO2 के कितने मोल्स है 5 मोल्स है ना, सिंपल सी बात है। कितने मोल्स है 5 मोल्स है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल ट्राई करिए। चलिए सवाल है आपके पास, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम। बहुत सिंपल सा सवाल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 मिनट का समय दे रही हूं, सॉल्व करने की कोशिश करिए कि एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होते हैं। अब ग्राम एटम को आप मोल्स भी मान सकते हो कि एक एटम में कितने मोल्स होते हैं, बहुत ही आसान। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम, एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे, जल्दी से बताइए। समय दे रही हूं 1-2 मिनट का, सॉल्व कीजिए। कितने ग्राम एटम्स होंगे जल्दी से बताइए। 1 ग्राम एटम तो नहीं होंगे। एक बार ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 ग्राम एटम नहीं होंगे बेटा, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करो। टाइम लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो आराम से। तभी तो क्वेश्चन दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हो जाएगा सॉल्व, बहुत इजी है। 1 ग्राम एटम 1 मोल के इक्वल होता है, उसी बेसिस पे निकालना है, बस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो ट्राई करते हैं, फिर अब नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, वो बोल रहा है कि एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे, सिंपल सी बात बोली है। अब अगर ग्राम एटम्स को मैं मोल लिख दूं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एक एटम में कितने मोल्स होंगे, ये उसका सवाल है ना। एक एटम में कितने मोल्स होंगे, है ना। अब आपको पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तो बात तो सबको पता है, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इतने एटम्स एक मोल के इक्वल होंगे, तो एक एटम कितने मोल के इक्वल होगा 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल के इक्वल होगा। और मोल ही क्या होते हैं ग्राम एटम, यानी कि एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम एटम्स होंगे। ट्राई कीजिए, समझ में आया या नहीं। बड़ी बहुत सिंपल सी बात थी बेटा, एक मोल Na एटम्स के इक्वल, यानी कि Na एटम्स एक मोल के इक्वल है, तो एक एटम कितने मोल के इक्वल होगा, उसने यही तो पूछा था।
है ना, तो मैंने निकाल लिया। अब आपको पता है ना 1/Na कितना होता है, 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू आपको याद ही है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वही आंसर है इसका, वही तो बेटा आंसर है इसका, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जल्दी से बताइए बच्चे, समझ में आया या फिर नहीं? जल्दी से बताओ, अब समझ में आया, अब क्लियर हुआ या फिर नहीं? जल्दी से समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे पता था कंफ्यूज होगे, बट कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से थम्स अप दिखा दो अगर समझ में आया तो। नहीं आया, रिपीट करना है तो वो भी बता दो। ठीक है, रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को आ गया समझ में? समझ नहीं आया कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। एक एटम में कितने मोल्स है? अब हमें पता है एक मोल में Na एटम्स है। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। ग्राम एटम कितने होते हैं? मोल। यानी कि एक एटम में कितने मोल्स है हमें ये बताना है। सुन लो बेटा, जिनको समझ नहीं आया बता रही हूं, एक बार सुन लो। मुझे ये बताना है कि एक एटम में कितने मोल्स है। मुझे पता है इतने एटम एक मोल के इक्वल होते हैं, तो एक एटम कितने मोल के इक्वल होगा? इतने मोल के इक्वल होगा। और मोल ही तो ग्राम एटम्स होते हैं, यानी कि एक एटम में कितने ग्राम एटम्स होंगे? इतने होंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं है बेटा, इजी सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बस आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दिया था, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्लियर है ना सभी को? अब तो क्लियर हो गया होगा क्या सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चे, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन 4 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर। आपके पास 4 ग्राम एटम्स गिवन है सिल्वर के, आपको मास ऑफ सिल्वर निकालना है एंड कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। एक एटम का मास निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट, ट्राई करो क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर एंड कैलकुलेट एक मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। और आपको सिल्वर का जो मास गिवन है वो गिवन है 108 ग्राम्स। ठीक है, उसका जो आपको मास गिवन है वो कितना गिवन है? ग्राम एटॉमिक मास 108 मास। ट्राई कीजिए क्वेश्चन जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। 4 ग्राम एटम गिवन है सिल्वर के। फर्स्ट का आंसर तो बिल्कुल सही दिया है बच्चों ने। ठीक है, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं अब एक बारी। क्वेश्चन है कि आप लोगों को 4 ग्राम एटम गिवन है सिल्वर के। 4 ग्राम एटम का क्या मतलब है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 4। यानी कि आपको सिल्वर के 4 मोल्स गिवन है। दैट मीन्स वी हैव 4 मोल्स ऑफ सिल्वर। अब 1 मोल सिल्वर का मास कितना होता है? 108 ग्राम। तो 4 मोल सिल्वर का मास कितना होगा? मास ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू 108 इंटू 4। 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, सो ये आ जाएगा 432 ग्राम्स। कितना आ जाएगा बेटा? 432 ग्राम्स। तो आपके पास सिल्वर का मास कितना आ जाएगा? 432, क्योंकि आपके पास 4 ग्राम एटम थे, यानी कि आपके पास 4 मोल थे। 1 मोल का मास कितना होता है? वो होता है 108 ग्राम्स। तो 4 मोल का आप लोगों ने निकाल लिया 432 ग्राम्स। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही किया था। उसके बाद है मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ सिल्वर।
एक एटम का मास बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, कितना होगा? एक एटम का मास बताना है आपको, जल्दी से बताइए। सिल्वर के एक एटम का मास कितना होगा? ट्राई करो सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट तो सबने सही बताया है, सेकंड वाला भी ट्राई करो। 32 ग्राम नहीं आएगा बेटा सेकंड का, ट्राई करिए क्वेश्चन, ट्राई करो सेकंड वाला पार्ट। $27 ग्राम नहीं आएगा। यस, वेरी गुड, द आंसर इज 108 बाय Na। 108 बाय Na कैसे आया बेटा? 108 बाय Na देखो बेटा, एक एटम का मास निकालना है आपको, है ना। अब मोलर मास गिवन है 108 ग्राम्स, है ना। मोलर मास क्या होता है? Na एटम्स का मास, यानी कि आपको Na एटम्स का मास गिवन है 108 ग्राम। आपको एक एटम का मास निकालना है, वो कितना हो जाएगा? 108 बाय Na, यानी कि 108 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 108 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या गलती करी थी? 27 करके 4 से डिवाइड कर दिया था क्या 108 को? 108 को 4 से डिवाइड किया था क्या बेटा? एक एटम का मास क्या होता है हमें पता है, मोलर मास क्या होता है? अन्य एटम्स का मास, ठीक है। Na एटम्स का मास 108 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 108 बाय Na, क्योंकि मोलर मास Na एटम का मास होता है ना, एक मोल का मास, और एक मोल में Na एटम्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ आप सभी को ये वाला पॉइंट? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आगे से आपको होमवर्क ना पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा ऐप के ऊपर ही, बट अभी के लिए एक क्वेश्चन लिख लो कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट X इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स है। सॉरी, ये ग्राम्स है, केजी नहीं है, ये ग्राम्स है। 1.66 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। आपको बताना है कि इसके 19.2 केजी में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। एक एटम का मास गिवन है, आपको बताना है कि इसके 19.2 केजी में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ट्राई करना। अगली क्लास में आते ही सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। खुद से ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, और फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीजें सीखेंगे, मोल्स निकालना सीखेंगे। देन मोल्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, और प्रॉपर आपको होमवर्क दूंगी मैं, उसमें बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस करने हैं, वो सारे क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और प्लीज जब भी अगली क्लास में आओ ना, तो रिवाइज करके जरूर आया करो, वरना आगे आने वाली क्लासेस में कंफ्यूजन रह जाती है कि क्योंकि पिछली क्लास का रिवाइज नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ तो रिवाइज करके आना। कल मेरी क्लास तो नहीं है, मेरी क्लास आपकी होगी ट्यूसडे को, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन मेरी क्लास आपकी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।